हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म चॉक टॉक फन एंड फ्लो। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर डिस्कस करने के लिए, विच इज़ हमारे एसएसटी का चैप्टर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैप्टर में सबसे पहले कुछ बिग क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक बार इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हम इसमें प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड, ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे में मिले हुए कैसे हैं। और द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन। सबसे पहले तो ह्यूमन कैपिटल पढ़ेंगे एंड देन उसका यूज़ पढ़ेंगे प्रोडक्शन में एंड व्हाट आर इट्स फैसिलेटर्स, और फिर हम फैसिलेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी रेडी कर दी है, ठीक है। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लोथ्स, शूज़, स्कूल बैग्स, फर्नीचर्स, फ़ोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर मेड? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़े, जूते, स्कूल बैग, फर्नीचर, फ़ोन, कंप्यूटर और ऐसी ही अलग अलग चीज़ें कैसे बनी हैं? एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू गोज़ थ्रू अ प्रोडक्शन प्रोसेस बिफोर इट फाइनली रिच यू। ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचने से पहले एक प्रोसेस से होके आती हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। द रिसोर्सेज और इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपकी बुक में ये जो हमारे ये लाइन दी हुई है, ये लिखी हुई है, यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया है कि वो सारी चीज़ें लाइक द रिसोर्सेज और इनपुट्स, वो चीज़ें जो किसी गुड को प्रोड्यूस करने में यानी किसी चीज़ को बनाने में यूज़ की जाती है, उन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ को बनाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है एक फ़ोन, तो फ़ोन बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो सारे होंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये कौन आ गया है? द बनी है क्या? जी नहीं, फटाफट से बता देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, डूरासेल लिखा है इस पर, तो नहीं, वो भी नहीं, हमें डूरासेल नहीं, हमें बस सेल पढ़ना है। तो ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही आराम से पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। पेन चेंज कर लेती हूँ पहले। ओके, सबसे पहले हम सेल की स्पेलिंग देख लेंगे, CELL, ठीक है। C फॉर कैपिटल, एक सेकेंड, ओके, C फॉर कैपिटल, E फॉर हो जाएगा हमारा इंटर्नशिप, इसे हम ऑन्टरशिप भी कहते हैं, ठीक है। L फॉर हो जाएगा हमारा एक लैंड, और एक L फॉर हो जाएगा हमारा लेबर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। ओके, फर्स्ट है कैपिटल, जैसा कि मैंने बोला, मॉनेटरी रिसोर्सेज एंड ड्यूरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। ऐसी चीज़ें लाइक द मशीन्स, द टूल्स, द इक्विपमेंट्स, द बिल्डिंग्स, यानी अगर हमें कुछ बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ मशीन्स चाहिए होंगे। चलिए मशीन नहीं, हमें अपने हाथ का यूज़ करना होगा, तो इसमें हम अपने हाथ को एक
मशीनरी के रूप में यूज़ करेंगे, हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे लाइक हथौड़ा, कैंची वगैरह टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे हमें, और कोई जगह चाहिए होगी। जगह तो हमारा घर भी हो सकता है, एक बना लूँगी, दो बना लूँगी, लेकिन अगर मेरे को अपना प्रोडक्शन बड़ा करना है तो मेरे को एक बड़ी जगह भी चाहिए होगी, एक अलग जगह चाहिए होगी, है ना। तो उसी को हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है। मोनेटरी रिसोर्सेस, ओके। उसके बाद internship, the vision, risk taking and coordination of the factors to create business, ठीक है। तो internship क्या होता है? internship होता है एक पर्सन कह दें, या फिर एक वो जो एक सपना देखता है या फिर एक विजन देखता है कि हमें ये काम करना है। इंटर्नशिप के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इंटर्नशिप एक ड्राइवर, या फिर हम बोले कि जैसे गाड़ी के लिए हमें स्टीयरिंग चाहिए होती है, तो वो स्टीयरिंग इंटर्नशिप है, ठीक है। अगर इंटर्नशिप नहीं होगा तो ये काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है। वो विजन देखेगा, वो रिस्क लेगा कि ठीक है मैं इसमें अपने पैसे लगाता हूँ, मैं अपनी मेहनत लगाता हूँ, हो सकता है ये बहुत अच्छा हो जाए। कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ऑफ अदर फैक्टर्स टू क्रिएट बिजनेस, ठीक है, बिजनेस बनाने के लिए। उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा लैंड, ओके। लैंड, natural resources including geographical land, soil, forest, water, mineral oil and natural gas, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, ये जो 4 फैक्टर है, इसमें से तीसरा है हमारा लैंड। और लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा लैंड। यहाँ पे हमने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक नाम दे दिया है विच इज़ लैंड। तो क्या क्या आता है इसमें? ज्योग्राफिकल, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। इन सब चीज़ों का यूज़ हम कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे अपनी प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, गुड की प्रोडक्शन के लिए। ओके, नाउ लेबर का मतलब यहाँ वो नहीं है कि मजदूर या ऐसा कुछ। यहाँ पे लेबर का मतलब है फिज़िकल एंड मेंटल एफर्ट्स। यानी एक लेबर मतलब हाँ, हमें लोग चाहिए, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमें लोग चाहिए जो कि हमें मेंटली इवन फिज़िकली हेल्प करेंगे। अब थोड़ा बहुत तो फिज़िकली काम करना पड़ेगा, सब कुछ तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना बैठे बैठे, और मेंटली तो ऑब्वियसली काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं लेबर। और ये कहाँ यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन इंक्लूडिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी। लेबर में हमें स्किल्स भी चाहिए होती हैं, नॉलेज भी चाहिए होती है, एबिलिटीज़ भी चाहिए होती है। अगर मान लीजिए हमने किसी को लिया, उसके पास स्किल नहीं है कि कैसे, अगर उस बच्चे उसको आता नहीं है कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम कि हमें बनानी है पेंसिल, ठीक है। अब अगर उसे पता नहीं है कि ये पेंसिल है, अगर उसे पता नहीं है कि पेंसिल का जो डिज़ाइन है वो देते कैसे हैं, तो उसके पास स्किल नहीं है, उसके पास पेंसिल की नॉलेज नहीं है, तो वो कैसे करेगा? और मान लीजिए किसी के पास स्किल भी है, ठीक है, स्किल भी है और नॉलेज भी है कि पेंसिल बनाते कैसे हैं, लेकिन उसे चाकू उठा के काम करने में ही डर लगता है कि भाई मेरा हाथ कट गया, तो उसके पास एबिलिटी ही नहीं है, तो कैसे कर सकता है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैसिलेटर। व्हाट इज़ फैसिलेटर? तो फैक्टर्स का जो बड़ा भैया है उसी को हम कहते हैं फैसिलेटर। आप मान सकते हो ऐसे, ठीक है, कि जो फैक्टर्स के बड़े भैया हैं उन्हें हम कहते हैं फैसिलेटर। फैसिलेटर क्या है? टेक्नोलॉजी इज़ अ क्रूशियल फैसिलेटर। यानी इन सब काम को करने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ टेक्नोलॉजी, अ क्रूशियल फैसिलेटर। चलो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउ लैंड इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं। द वर्ड लैंड इन इकोनॉमिक encompasses not only geographically land but also natural resources like soil and forest, water and air, sunlight, minerals and metals, oil and natural gas। जैसा कि आपने अपने साइंस में भी पढ़ा है, क्वार्ट्स मिनरल का यूज़ किया जाता है घड़ी बनाने के लिए, ठीक है। सॉइल, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, ऑयल, नेचुरल गैसेस एंड ऑफ कोर्स मेटल, जिसका ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ किया जाता है,
दिस इज़ ऑल्सो मतलब ये भी किसके अंदर आ रहा है, लैंड के अंदर आ रहा है, इकोनॉमिक्स में। अभी हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं। ऐसे जोग्राफिकली तो हम अगर लैंड की बात करें तो इसमें सारे अलग अलग चीज़ें हैं। लैंड में अगर हम जोग्राफिकली लैंड की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, बट इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो लैंड में हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, सॉइल एंड फॉरेस्ट, वाटर एंड एयर, सनलाइट, मिनरल्स एंड मेटल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है। businesses either purchase the required land or pay rent to use it for a period of time। अब बिज़नेस बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम या तो एक बिल्डिंग खड़ी कर देंगे जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे, लाइक फैक्ट्री वगैरह, या तो फिर मतलब थोड़ी तो जगह चाहिए। अगर हम दुकान बेच रहे हैं तो भी हमें जगह चाहिए कि हम यहाँ पे अपनी दुकान लगाएंगे एंड देन बेचेंगे सामान। मतलब अगर कोई भी हम बिज़नेस खोल रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्योंकि हम सब कुछ अपने घर में नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो बिज़नेस में दो तरीके से हम लैंड ले सकते हैं। या तो आप अपनी खुद की एक ज़मीन है जिसे आपने ख़रीदी है, आप उस पर अपना काम कर रहे हो, या तो आपने ज़मीन ख़रीदी और आप उस पर काम कर रहे हो। ठीक है। और एक दूसरा होता है कि एक कोई है ज़मीन का ओनर, आपने उससे बात की और बोला कि मुझे 100 साल के लिए, ऐसे ही बोल दिया आपने कि मुझे 100 साल के लिए ज़मीन चाहिए, मुझे स्कूल खोलना है। तो 100 साल तक कुछ पैसों में वो ज़मीन आपकी है। वो अलग बात है कि अगर वो ओनर चाहे तो कभी भी बीच में, जैसे 50 साल हो गए, अब वो कह रहा है मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में, और कोई मांग रहा है मैं उसे बेचूंगा, तो ये उसे दे देगा, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन ये दो तरीका क्या हो गया, एक तरीका हो गया कि या तो आप अपनी ज़मीन ख़रीद लो या तो आप ले लो कुछ टाइम के लिए। ठीक है। ओके। लेबर द ह्यूमन एलिमेंट। अब हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में। लेबर क्या लिखा है यहाँ, द ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है। चलो, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स। अब यहाँ लेबर में जो इंसान होते हैं उन्हें अपना क्या क्या एफर्ट लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे तीन दिए हुए हैं। एक तो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट लगाना पड़ता है। इंसान है उसे अपना फिजिकल तो लगाना ही पड़ेगा। उसे सामान जैसे कुछ कुछ होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा हाथों का ही, हमारे फिजिकल काम का ही वो होता है, ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, है ना। क्या क्या हो जाएगा उसमें, जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई मेरी वैसी दुकान है कि कुरियर वाली, ठीक है, कुरियर वाली, तो हमें कुरियर बॉक्स में बॉक्स भर के उठाने पड़ेंगे जिसमें फ़िज़िकल काम ज़्यादा लग रहा है। वहीं अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे हमारे मेंटल काम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। यहाँ पढ़ लेते हैं। लेबर इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़ अप्लाइड टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैंने बोला अभी वही। ठीक है। देन आफ्टर दैट, डाइवर्स कंट्रीब्यूशन। डाइवर्स कंट्रीब्यूशन यानी अलग अलग चीज़ों में उसका कंट्रीब्यूशन, जैसे कि जो भी है वो अपना अपना कंट्रीब्यूट हर कोई अलग अलग तरीके से कर रहा है। लाइक कारपेंटर्स हमारे लिए फर्नीचर्स बना रहे हैं, फार्मर्स हमें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं जो आगे चल के फिर वो भी ये काम करके कंट्रीब्यूट करेंगे। डॉक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, एंड ऑल्सो इंजीनियर्स भी। ऑल कंट्रीब्यूट डिफरेंटली थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड वर्क। सब अपने अपने में अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं, और वो सब कैसे करते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड वर्क से, यानी जिस काम का उन्हें स्किल है, जिस काम में वो स्पेशलाइज्ड है, यानी जो काम वो बहुत अच्छे से करते हैं। और अभी यही स्पेशलाइज्ड या स्किल्ड से हमें एक और वर्ड मिला, स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या होता है, द एबिलिटी टू डू एन एक्टिविटी और जॉब वेल विथ प्रैक्टिस और एंड ट्रेनिंग। जैसे कि जैसे कि जैसे कि सॉरी, हाँ जैसे कि एक हो जाएगा हमारा डॉक्टर। डॉक्टर काम करता है, डॉक्टर को उसकी ट्रेनिंग होती है कि हाउ टू डू सर्जरी एट ऑल, है ना। तो अगर आप किसी टीचर को उठा के ले आओ, बोलो कि इसकी सर्जरी करना है, तो ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएगा। क्या पता वो चाड़ फेड़ कर रहा है, वो बेचारा मर गया उसी में। करना होगा गले का ऑपरेशन, कर देगा वो पैर का ऑपरेशन। ठीक है। तो फ़र्क है, गाना भी आ गया इसमें, फ़र्क है। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं अब। तो स्किल भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है।
आप डिग्री ले लेके कुछ नहीं कर सकते इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि इंजीनियरिंग करनी है एंड उसमें जैसे कि आप ओके, तो जैसा कि आप क्या करते हो कि आपने डिग्रीज ले ली, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, तो फिर हार्ड हो जाता है, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी आपको कोई रखेगा नहीं। अब हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की बात। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल और क्या ह्यूमन लेबर का अब डिफरेंस देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल, नॉलेज, एबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर। यानी ये ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ को करता है कि किसी स्पेशलाइज्ड स्किल, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, कोई चीज़ करने की अच्छी एबिलिटी हो और उसी के अंदर एक्सपर्टाइज हो, ये रिक्वायर्ड होता है लेबर को परफॉर्म, मतलब एक पर्सन के अंदर ये चीज़ें होंगी तो वो ह्यूमन कैपिटल होगा, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट्स ऑफ अ लेबर बट ऑल्सो द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट जस्ट कि एक लेबर उठ के आ गया, वो ये सामान उठा देगा, ये कर देगा, नहीं। उसके लिए उसे थोड़ी स्किल्स भी चाहिए होगी, उसे थोड़ी नॉलेज भी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स उसे एबिलिटी भी चाहिए होगी, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये बात किसकी थी? ह्यूमन कैपिटल की। अब अगर हम ह्यूमन लेबर की बात करें, या फिर मैं बोलूँ ह्यूमन कैपिटल और लेबर, तो अब लेबर की बात करें अगर हम, तो क्या है? रिफर्स टू द बेसिक एंड फिजिकल, द बेसिक द बेसिक फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज इन प्रोडक्शन। यानी ह्यूमन कैपिटल में हमें एकदम स्किल्ड चीज़ें चाहिए, बट लेबर में हमें बेसिक चीज़ें चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फैसिलिटेटर्स जैसे कि हमने पढ़ा फैक्टर्स का बड़ा भैया, तो फैसिलिटेटर्स पढ़ लेते हैं ह्यूमन कैपिटल के। एक है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक है हमारा हेल्थ केयर। अब ह्यूमन कैपिटल के लिए जैसे कि हमने बोला स्किल, तो स्किल्स कैसे मिलेंगी? ऑफ कोर्स एजुकेशन और ट्रेनिंग से मिलेंगी, ट्रेनिंग करेंगे तभी हमें स्किल मिलेगी, और ट्रेनिंग कब करेंगे? जब हमारे पास उस चीज़ की एजुकेशन होगी। एवरीथिंग इज लिंक्ड। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज, एक सेकेंड मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसे, ओके। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज। एजुकेशन हेल्प करता है नॉलेज लेने में, स्टार्टिंग विथ बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडिंग टू एक्सपर्टाइज इन स्पेसिफिक फील्ड्स। स्टार्ट करते हैं ये बेसिक से और एंड तक ये एकदम एक्सपर्टाइज स्पेसिफिक फील्ड में, यानी एक्सपर्टाइज एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के, ठीक है। ट्रेनिंग, अब जैसे एजुकेशन का तो हो गया, अब ट्रेनिंग का देखते हैं। ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल टू डू अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। अब ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस, लर्निंग का एक ऐसा प्रोसेस जो क्या रिक्वायर्ड करता है? स्किल रिक्वायर्ड करता है किसी पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी की, ठीक है। एक बार मैं फिर से एजुकेशन का बता देती हूँ। एजुकेशन एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है नॉलेज गेन करने में, जो बेसिक से स्टार्ट होता है और एक्सपर्टाइज पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है, ओके। अब हेल्थ केयर, अब ठीक है, आप एकदम एक्सपर्ट हो, आपके पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं, आप एकदम एक्सपर्ट लाइक वाव हो, लेकिन आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप जा ही नहीं पा रहे हो काम करने, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होता है। इसलिए आपकी हेल्थ केयर भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है। गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्नाइटिव, हाँ, कॉग्नाइटिव डेवलपमेंट, अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर। अगर हेल्थ अच्छी है तो किसी भी चीज़ में हम रेगुलर रह पाएंगे। जैसे कि बच्चों को भी फीवर वगैरह अगर हो जाता है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाते, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फिर उनको नॉलेज नहीं मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगी तो स्किल, सॉरी, नॉलेज नहीं मिलेगी तो उनका मतलब समझ रहे हो ना, कुछ होगा ही नहीं फिर। वर्कर्स आर एबल टू गिव देयर बेस्ट फिजिकली एंड मेंटली when they are sound body, मतलब वर्कर तभी अच्छा कर पाएंगे जब वो मेंटली इवन फिजिकली अच्छे होंगे, ठीक है, उनकी बॉडी से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ केयर, और अभी एजुकेशन वगैरह था, अब थर्ड आ गया हमारा
सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स। ओके, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। ये रहा, सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, चलो। A culture of hard work and continuous improvement has helped countries move forward. एक कल्चर हार्ड वर्क का और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का, यानी ऐसा कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कि अब ये जो कर रहे हैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा ना। हम ये कर रहे हैं, हमें इसको थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि इसे थोड़ा और अच्छा करें। तो ये क्या लाएगा, ये इम्प्रूवमेंट लाएगा। इनफैक्ट ये हमारी कंट्री को भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जापानीज केजन। एक जापानीज वर्ड है केजन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। वो लोग ये मानते हैं कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसको और इम्प्रूव करो और अच्छे से करो। और जर्मन वर्क एथिक, ठीक है, वो भी यही कहता है कि कोई भी काम करो तो पंक्चुअलिटी से करो और अटेंशन टू डिटेल करो, यानी डिटेल से करो, एकदम बढ़िया तरीके से। जैसे कि बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, संगति का असर, जैसे के साथ रहोगे वैसा करोगे। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। ओके, नाउ चैलेंजेस टू ह्यूमन कैपिटल्स। ह्यूमन कैपिटल्स को क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, देख लेते हैं। Despite progress in many areas, India faces challenges in developing human capital. इंडिया को कुछ कुछ challenges फेस करनी होती है ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में, डेवलप करने में। अडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया 85%। रुको मैं इसको यहाँ पे लग दूँ। ओके, ठीक है। Adult literacy rate in India is 85% for males and 70% फॉर फीमेल। जो अडल्ट लिटरेसी रेट, मतलब कि जो बड़े भी जो काम कर रहे हैं अभी इंडिया में, वो ऑलमोस्ट लाइक, कैसे बताऊँ, आधी जनता काम कर रही है। और वो भी क्या काम कर रही है, मतलब एकदम नीचे वाला काम, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी होती है। वेरी सिंपल टास्क्स, ठीक है, ओके, जिससे आप कुछ बहुत बड़ा उखाड़ नहीं सकते हो। स्कूल ड्रॉप आउट, अच्छा, ये जो मैंने बताया अभी 85 एंड 70%, वो 2023 का था। ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट्स ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप्स। स्कूल छुड़वा दिए जाते हैं इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से, बच्चे नहीं जा पाते हैं, फिर वो क्या ही करेंगे, वो दुकान ही खोलेंगे। स्किल गैप्स इन वर्कफोर्स, जो काम करते हैं उनमें स्किल नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला। एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, भाई मतलब जैसे कि एक पहाड़ है मान लो, ठीक है, रुको एक सेकेंड, ये पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ का अगर रूट ही वीक है तो ऑफ कोर्स ये पहाड़ तो टूट ही जाएगा, है ना, ये पहाड़ तो टूट ही जाएगा। इसीलिए रूट पे फोकस करने का, और यहाँ पे कहीं भी रूट में फोकस ही नहीं हो रहा है तो फिर पहाड़ कैसे ही टिकेगा, इसलिए पहाड़ गिर जाते हैं। वही बात है कि क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। प्रोडक्टिविटी, ये वर्ड आपने बहुत जगह सुने होंगे, बहुत ज़्यादा आजकल चलता है कि कैसे 2 घंटे में नॉर्मल 4 घंटे जैसा पढ़ लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली क्या है, एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ टाइम में ज़्यादा करने का, दिस इज़ प्रोडक्टिविटी। अब हमको एक नोट दिया गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। ओके, यहाँ तक से है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 65% ऑफ पीपल इन इंडिया बिलो ऑफ एज 35 ईयर्स। तो समझ रहे हो, इंडिया की 35% नहीं, 65 है ना, हाँ, 65% जो यूथ है, जो जनता है, वो बिलो 35 ईयर्स है। यानी इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ टीनेजर्स, कह सकते हैं, इट इज़ अ कंट्री ऑफ टीनेजर्स। और ये लोग कितने ज़्यादा ग्रेट होते हैं, लाइक अगर वो चाहे तो
इधर का उधर, उधर का इधर कर सकते हैं, है ना? ओके, नाउ दिस दिस young productive population may help the country reap the benefits of a demographic dividend. Of course, ये जो हमारा ये यार, ये परसेंट कम थोड़ी है। अगर इतने सारे यंग यूथ मिल जाए तो बहुत कुछ उखाड़ सकती है। वही यहाँ पे भी लिखा है कि कंट्री अपने बेनिफिट्स पे रीप कर सकती है, मतलब बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। देन इंडियाज एंशियंट स्किल हेरिटेज। अब इंडिया की एशियंट क्या स्किल हेरिटेज। अब ये जो पढ़ाई लिखाई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो आया है, पहले तो था नहीं। ये सब कैसे आया? ब्रिटिश लेके आए हैं। कौन लाया है? कौन लाया है ये बता देना कमेंट में। अपनी हिस्ट्री में आपने पढ़ाई होगा चैप्टर 4 में, द कॉलोनियल एरा ऑफ इंडिया में, कि ये कौन लेके आया है। थॉमस बी मकॉले। ठीक है, मैंने बता ही दिया, अब क्या ही बताओगे। थॉमस बी मकॉले, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ तक है इसका एंड, तो हम यहाँ पे रख देते हैं इसे, ठीक है। फॉर एशियन इंडियन, अच्छा, जो एशियंट इंडियंस थे, जो पुराने ज़माने के लोग थे, उनके लिए जो वर्क था, वर्क वॉज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। वो मतलब जैसे कि वो अपने काम को अपना सब कुछ मानते थे। उनका कर्म ही उनका काम था, उनका काम ही उनका कर्म था। इसलिए वो था कि जो करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो अपना काम ही उनका कर्म था, तो इतना अच्छा वो काम करेंगे तो उनको फल भी अच्छा मिलेगा, उनका ये मानना था। एन ऑफरिंग टू द डीटी और द रिसीवर, मतलब ऐसा था ना कि जो भी करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। वो अपने टूल्स की पूजा किया करते थे। टूल्स अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, वो वर्शिप्ड, पूजा किया करते थे कि इनकी अगर हम यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इसी हमारे पुराने ज़माने की चीज़ को अभी तक माना जाता है एंड एक पूजा की जाती है, विश्वकर्मा पूजा, या फिर क्या कहते हैं, आयुधा पूजा। एक विश्वकर्मा पूजा होती है जिसमें आपने देखा होगा लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मोस्टली पूजा करते हैं, या फिर बाइक साइकिल वगैरह की, और एक आयुधा पूजा भी होता है, ठीक है। Creating products involved a unique blend of कला एंड आर्ट। नए नए प्रोडक्ट्स बनते थे कला और विद्या का यूज़ करके। कला, आर्ट और विद्या, सॉरी और विद्या, नॉलेज का यूज़ करके। द शिल्पा शास्त्र और एंशियंट टेक्स्ट, एक एंशियंट टेक्स्ट की बात बताई गई है, शिल्पा शास्त्र। डिटेल्ड एक सेकेंड, डिटेल्ड डिज़ाइन गाइडलाइंस ऑन स्कल्पचर्स, पेंटिंग, बिल्डिंग, वुडन आइटम्स एंड ज्वेलरी। मतलब तुम देख रहे हो, एक तो वो इतने स्किल्ड थे, इतना बढ़िया काम करते, ऊपर से इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ, इतने बड़े बड़े शास्त्र, इतने बड़े बड़े पेज लिख दिए हैं एक एक छोटे छोटे काम के ऊपर। स्कल्पचर्स के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के ऊपर, वुडन आइटम्स कैसे बनाए, क्या करें, एक एक चीज़। उसी का एक एग्जांपल आ गया हमारे पास, स्टिच्ड शिप बिल्डिंग एंशियंट इंडियंस टेक्नोलॉजी। अब ये देखो, ये बोट यहाँ दिख रही है, ये लोग इन्होंने क्या किया कि अब क्या, जैसे पहले कील ऐसे गाड़ के हथौड़े से धप 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 करके नहीं घुसाते थे, ये कुछ ऐसी मोटी सी रस्सी या फिर कुछ क्या, या तो ऐसी मोटी रस्सी का यूज़ करते थे, या तो मोटे मोटे लोहे के रॉड यूज़ करते थे, और ऐसे लकड़ी के पट्टों को जोड़ जोड़ के बोट्स बनाते थे, जो ऐसे ये देखो ये तैरता है। बट ये सब बदल दिया ब्रिटिश ने आके। देखते हैं क्या था पहले, क्या लिखा है। इंडियंस यूज्ड अ यूनिक स्टिचिंग टेक्निक्स, ठीक है, ओके। इंडियन यूज्ड अ यूनिक स्टिचिंग स्टिचिंग टेक्निक डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले की बात है ये, टू मेक शिप्स एंड बोट्स विच दे यूज टू कंडक्ट मैरीटाइम ट्रेड। ये क्यों यूज़ किए जाते थे? ये ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते थे। एंड कल्चरल एक्सचेंजेस अक्रॉस द इंडियन ओशंस, मतलब ये बोट क्यों बनाते थे?
ये बोट ट्रेड के लिए बनाते थे। इनसे ये सामान को इधर से उधर करते थे, इनका ट्रेड करते थे, इन्हें बेचते थे अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जगह पे, और आउट ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। द टेक्निक इन्वॉल्व्ड स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर यूजिंग कॉर्ड्स इंस्टेड ऑफ नेल्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये क्या इन्वॉल्व करते थे, वुडन प्लैंक्स यानी लकड़ी के वो तख्ते, उन्हें साथ में रखते थे। और ये देखो यहाँ लिखा है यूजिंग कॉर्ड्स, कॉर्ड्स मोटी मोटी रस्सियाँ, मोटे मोटे लोहे का यूज़ करते थे नेल्स यानी कील की जगह। विच मेड which made them flexible and helped the ship navigating the Indian Ocean with ease। जो आराम से बन के आराम से उसे लीड करते थे बाहर जाने के लिए। दिस टेक्निक इज़ नाउ used only for a small fishing boats having declined after the arrival of Europeans in 16th century। जैसा कि मैंने बोला कि अब ये एकदम मान लो कि ख़त्म ही हो गई है ये हमारी जो टेक्निक है। सॉरी मुड़ गया। ये ख़त्म ही हो गई है। कब से ख़त्म हो गई है ये? जब से यूरोपियंस आई हैं 16th सेंचुरी में। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम 14th पेज पे हैं और ये ख़त्म ही होने वाला है फटाफट से। कितने पेज है मेरे पास? 25 पेज है बस। ओके, और एक तो बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक भी आने वाला है, तो मौज मारो। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल ऑफ एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमें कितने फैक्टर है कितने फैक्टर मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं 3 फैक्टर, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड एंड सोर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलो सबसे पहले हम कहते हैं कैपिटल एज अ फैक्टर में पहली बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की। ड्यूरेबल एसेट्स लाइक मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, वेंडिंग कार्ड्स, कंप्यूटर शॉप, फैक्ट्रीज, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा। क्या कह रहे हैं? फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मशीनरी आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, व्हीकल्स आ जाते हैं, वेंडिंग कार्ड्स यानी कुछ कुछ हमारी मशीनरी, हमारी चीज़ें, टूल्स, हमारा जिसमें मेहनत लगती है, यानी सीधे सीधे हम कहेंगे कि वो चीज़ें जो काम करती हैं, जिसमें काम करते हैं, जो काम करती हैं, समझ रहे हो ना? ये सारी चीज़ें होंगी हमारी फिजिकल कैपिटल, जो चीज़ें हमें दिखती हैं। ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल कैपिटल, यानी मनी रिक्वायर्ड टू परचेज फिजिकल कैपिटल। अब ये एवं ही तो नहीं आ जाएगा, ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए। तो पैसे, पे वेजेस एंड कवर अदर एक्सपेंसेस। पे वेजेस यानी आपने जो लोग अपनी रखे हैं दुकान में, उन्हें पैसे भी तो देने पड़ेंगे, वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं। वो और कुछ कुछ अलग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें चाहिए होते फाइनेंशियल कैपिटल। और सोर्स ऑफ कैपिटल यानी पैसा कहाँ से आएगा? तो कुछ पर्सनल सेविंग्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बैंक लोन्स विथ इंटरेस्ट पेमेंट, स्टॉक मार्केट फॉर लार्ज कंपनीज। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनके पास स्टॉक मार्केट होता है, इससे उनके पास पैसा आ जाते हैं। बहुत लोग बैंक से लोन ले देते हैं इंटरेस्ट पे, और पर्सनल सेविंग्स भी होती हैं कुछ कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो इंटरेस्ट के बारे में तो आपको पढ़ा ही होगा, हमने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो। जैसे कि मान लो मैंने आपसे लिए 100 रुपये, ठीक है, मान लो आपका जो भी नाम है, मैंने आपसे लिए 100 रुपये, और आपने बोला कि ठीक है मैं पैसे तो दे देता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए इंटरेस्ट, जैसे हिंदी में सूद भी बोलते हैं, सूद। ठीक है, क्या सूद बोलते हैं सूद। ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है मैं दे देता हूँ पैसे, लेकिन आई वॉन्ट सूद ऑल्सो। मैंने बोला ठीक है भाई तुम ले लो सूद, तुम भी क्या याद रखोगे? तो आपने बोला चलो ठीक है फिर। ओके, तो फिर आपने बोला मेरे को देना 5% पर ईयर, और मैंने लिया है ये 2 साल के लिए, 200 साल लिख दिया, 2 साल के लिए। ठीक है, 5%, तो 2 साल बाद मैंने आपको दे दिए 100 रुपये। आपने बोला कि ये नहीं चलेगा, मेरे को दो अपने इंटरेस्ट के साथ। मैंने बोला अच्छा ठीक है, बताओ कितना इंटरेस्ट हुआ? तो तुम कह रहे हो देखो 5 था इंटू 2 साल 10 हुए, तो 100 में 10 मिला दो, यानी आपको मेरे को देने 110 रुपये। मैंने बोला ठीक है ले जाओ। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है,
डिविडेंड क्या होता है हमारा? an amount of money paid regularly by a company to its shareholders out of its property. समझ आया? सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉफिट्स। मैंने तो प्रॉपर्टी बांट दी है भगवान। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी, यानी देखो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं ना बड़ी बड़ी कंपनी का, जैसे हमने ऊपर वाले पेज में भी पढ़ा कि स्टॉक मार्केट से वो बड़ी बड़ी कंपनी खरीदते हैं, तो जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट पे अपना लगाते हैं, जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ना उस कंपनी को, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को थोड़े थोड़े पैसे दे देती है अपने प्रॉफिट में से, उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, ऑन्टर्नशिप, ऑन्टर्नशिप है, हाँ ये ऑन्टर्नशिप है, ये इंट्रेपर जो भी तुम पढ़ते हो वो नहीं है, ऑन्टरप्रीनरशिप, ऑन्टरप्रीनरशिप मैं भी कंफ्यूज हो गई, ये है ऑन्टरप्रीनरशिप। ठीक है, चलो। सो एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स स्टार्टिंग योर ओन, अच्छा ओन तक ही है, ओके, ओन बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई एक नई चीज़ बना रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्सन हु कम्स विथ एन आइडिया। अब ये क्या है? ये एक पर्सन है जो एक आइडिया के साथ आता है, रिस्क लेता है, गैदर करता है फैक्टर्स, जो भी अब हमने पढ़े फैक्टर्स को गैदर करता है, एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क करता है, तो एक उसका जो आइडिया है वो एक बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाता है उसका आइडिया। ठीक है, स्टार्टअप की बात करें, एन इंटर्नशिप वेंचर with limited resources that aim at rapid growth and expansion while leveling technology। एक सेकंड में इसका मतलब बता देती हूँ। ओके, स्टार्टअप क्या है? जो ये है एंटरप्रेन्योर, यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ शिप नहीं है, देखो यहाँ लिखा है एंटरप्रेन्योर, सॉरी, ओके, एंटरप्रेन्योरियल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल venture with limited resources that aims at rapid growth expansion while leveraging technology। ठीक है, उसके बाद जो मैंने बोला था एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, देखो वो बढ़िया एग्जाम्पल आ गया है फाइनली। JRD टाटा, बड़ा नाम सुना है, सॉरी सॉरी क्या हो रहा है? चलो ठीक है, JRD टाटा बड़ा नाम सुना है, अब काम भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इनका पूरा नाम जान लेते हैं, जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, दादा दादा भॉय। ठीक है, JRD टाटा, जहांगीर जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा was one of India's greatest entrepreneur and played a big role in building modern India। तो मॉडर्न इंडिया को बनाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था, ये बहुत फेमस है। इनका जो भी है टाटा, जानती हो भाई टाटा कितनी बड़ी कंपनी है इंडिया की, और मतलब बहुत ही सही। अब ये मत बोलना कि नहीं भाई बहुत कुछ है, ऐसे तो एडास भी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, देखो ये जो है ना ये बहुत बड़ी है। अभी आगे तुम पढ़ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली दिस गाय इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल था मॉडर्न इंडिया को बनाने में। ठीक है, ये क्या है? इंडियाज़ ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप माना, सॉरी, इंडिया का ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर माना गया है इन्होंने, जिन्होंने एक बिग रोल प्ले किया है इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाने में। ठीक है, इनका ही बॉर्न इन 1904 को ये पैदा हुए। ही बिकम द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के ये हेड बने। वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन द कंट्री, जैसा कि मैंने अभी बोला इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑन्टोनियर थे ये, तो वही बात हो गई, द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप इन द कंट्री भी था इनका। ठीक है, ओके। JRD टाटा
यानी क्या नाम पढ़ा अभी हमने? जहांगीर रत्नाजी दादाभाई। जहांगीर रत्नाजी दादाभाई टाटा वॉज अ मैन ऑफ विजन, हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। यानी ये एक इंटरप्रीनियर थे, ये एक इंटर्नशिप थे, सॉरी ऑन्टरशिप थे, जिन्होंने विजन देखा था, हार्ड वर्क किया था और ऑनेस्टी इनके अंदर भर भर के थी। जिनका बिलीव था कि बिजनेस सिर्फ पैसे नहीं बनाता बट सोसाइटी की हेल्प भी करता है। ओके, वेरी गुड, हमें इनसे सीखना चाहिए। अब इनके कुछ की अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे फटाफट से। तो चलो पढ़ लेते हैं इनके की अचीवमेंट्स यहाँ से, है ना। इन्होंने लिटरली बहुत बढ़िया किया है अपनी ज़िंदगी में। आइए पढ़ते हैं। ओके, नहीं रुको, मैं इसे नीचे कर दूँ ना थोड़ा। भैया यार, ओके, चलो चलो चलो। स्टार्टेड इंडियाज़ फर्स्ट एयरलाइन, उन्होंने इंडिया का पहला एयरलाइन स्टार्ट किया जो तब टाटा एयरलाइन कहलाता था। कब कहलाता था? 1932 में वो टाटा एयरलाइन कहलाता था और बाद में वो एयर इंडिया बन गया। तो हाँ, जो आज हम सुनते हैं एयर इंडिया वो टाटा कंपनी का ही है। उन्होंने टाटा ग्रुप को टाटा स्टील, टाटा कार, टाटा पावर एंड टाटा केमिकल्स तक बढ़ाया। ठीक है, ओके ठीक है, ओके। नोन फॉर केयरिंग अबाउट वर्कर्स एंड प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं किन किन चीज़ों के लिए? अपनी वर्कर्स का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करते थे और उन्हें वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी देते थे। ठीक है, जहाँ से जो वर्कर है वो भी खुश, अच्छे से काम करेंगे तो प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स अच्छा होगा ही। उन्हें भारत रत्न भी दिया गया है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1992 में उन्हें मिला था। ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज एंड स्किल्स, टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज एंड स्किल्स, जैसे कि हमने पढ़ा है ये ऊपर कि टेक्नोलॉजी क्या है? बड़ा भैया है। ओके, टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न, बिल्डिंग न्यू स्किल्स एंड फाइंडिंग जॉब। जैसे कि हमने देखा कि स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, तभी हमका जॉब मिलती है भैया, वरना हमका जॉब नहीं मिलती है। ठीक है। अब इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं, जैसा कि एक हमारी बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है स्वयं। स्वयं का क्या है? हमारा फुल फॉर्म स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अपराइजिंग माइंड्स। इसमें क्या करते हैं? ये इसमें करते हैं ऑफर्स फ्री कोर्सेज फॉर ग्रेड 9 ऑनवर्ड्स। 9th क्लास के बाद से आपको कुछ फ्री कोर्सेज ऑफ़र की जाती हैं। अभी आप लोग 9th में जाओगे तो आप भी ट्राई करना। ठीक है। फिर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कई सारे कॉलेजेस में भी होता है ये। ठीक है ब्रो, ओके ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जिन्हें हम मॉक्स कहते हैं, MOOCs, मॉक्स फॉर सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक्स, एक्वाकल्चर्स, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए। नेशनल करियर सर्विसेज हेल्प पीपल फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। बेनिफिट्स इंक्लूडिंग लर्निंग एट one's own pace from anywhere while pursuing other jobs or courses। ठीक है, मतलब ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ कर दी है गवर्नमेंट ने। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि आपको याद हो, हाउ आर फैक्टर्स कनेक्टेड? कैसे ये जो फैक्टर्स हैं ये कनेक्टेड है? तो पढ़ लेते हैं। कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स, कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स क्या होता है? लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरशिप एंड टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड, सॉरी, ओके, entrepreneurship and technology are combined to produce goods and services। कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या हुआ कि ये जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो और वो टेक्नोलॉजी के साथ मिलके कंबाइंड होते हैं। क्यों? एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। वेरिंग प्रोपोर्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ ईच फैक्टर यूज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, लेबर इंटेंसिव एंड वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है,
हम कि ये प्रोपोर्शन तो वेरी करता ही है, जैसे मैंने ऊपर भी एक बार बोला था कि अगर मान लीजिए जॉब है मेंटल एबिलिटी की और एक तरफ जॉब है हमारी फिजिकल एबिलिटी की, तो जहाँ मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ पे लोग कम चाहिए, बट अगर फिजिकल एबिलिटी की है तो हमें लोग ज़्यादा चाहिए। जोग्राफिकल इंटर कनेक्टेडनेस, अब ये क्या होता है, जैसे कि हमने हमें यहाँ पे चैप्टर 4 के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 4 में इंडिया को क्या बना दिया गया था, ब्रिटिश ने इंडिया को क्या बना दिया था, ब्रिटिश ने इंडिया को जस्ट एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया था। वैसे ही यहाँ पे हमें मतलब इससे हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि रॉ मटेरियल ऐसे ही नहीं मिल जाता है, हमें सप्लाई की ज़रूरत तो पड़ती है। अगर हम मान लो बैठे हैं मुंबई में और जो हमें सामान चाहिए वो है चेन्नई में, तो हमें सामान लाने के लिए एक रास्ता बनेगा, उसी को हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंटरकनेक्टेडनेस। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग अ केस स्टडी। अभी आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक केस स्टडी दी हुई है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर आफ्टर चाइना इन 2025 की बात है यहाँ पे कि इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर है, यानी फ़ोन बनाने में सेकेंड आता है ये चाइना के बाद, यानी चाइना फर्स्ट है। और ये बात कब की है, 2025 की है। ह्यूमन एफर्ट इज़ इन्वॉल्व एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू डिज़ाइन सुपरवाइज एंड इम्प्रूव products and process together. All these inputs are essential, working like a puzzle piece to create the good and service we rely on. ये कह रहे हैं कि ह्यूमन एफर्ट्स हर एक स्टेप पे चाहिए होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो सब साथ में काम हो रहा है ये एक पज़ल की तरह है कि हर कोई आ रहा है और पज़ल का एक पीस लगा के जा रहा है जिससे हमारा काम बन रहा है। जैसे कि हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, तो एक सेकेंड जी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ऐसे 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 लगा हुआ है, हर जगह एक एक आदमी खड़ा है। ये जो ये है ये सुपरवाइज कर रहे हैं, ये सब एक एक अपना सामान रख रहे हैं, कोई बैटरी लगा रहा है, कोई केस लगा रहा है, ये देखो यहाँ पे है ना। ओके, आगे देखते हैं, कहाँ थे अभी, हम यहाँ थे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फिर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती है, बस पैसा नहीं कमाने का है, और हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। When we produce goods, we use natural resources like land, water, and minerals. These resources are limited and can be harmed if we are not careful. हमें पता ही है जैसे कि हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, उन्हें हमें थोड़ी ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी इज्जत से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिटेड ही है भाई, वो ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, तमिलनाडु में लेदर फैक्ट्रीज़ है जो लोकल इकोनॉमी को हेल्प करती है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है, बट उनका जो वेस्ट है, वो जो नदी है और मिट्टी है, उन्हें गंदा कर रहा है। सिमिलरली जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं भाई साहब, दूसरे नंबर पे आते, कितने फ़ोन बनते होंगे खुद सोचो, लेकिन अगर उन्हें अच्छे से रिसाइकल नहीं किया गया तो उनके अंदर की जो लिथियम होती है, सब्सटेंस लाइक लीड एंड मर्क्यूरी इनटू द एनवायरनमेंट, जो लिथियम होती है इतनी भयंकर होती है, अगर वो ज़्यादा हो गई तो तुम्हारा काम तो ठप होना ही है, होना ही है, क्योंकि भाई इतना गंदगी तुम मचा रहे हो, तुम्हारे काम को ठप कर दिया जाएगा। उसके बाद इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लाइक पोल्यूशन ऑन द पीक हो जाएगा फिर। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वर्कर्स, अभी क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था अभी, ये पढ़ा मैंने, हाँ ये पढ़ लिया, चलो अभी है। अब वर्कर की भी तो भाई कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तुम ऐसे ही लोगों को थोड़ी बुला लोगे, वर्कर के लिए भी वर्कर की नहीं, वर्कर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, fair compensations, employers need to ensure that workers are paid fairly for their labor, that they work in a safe environment.
जिसको हम क्या कहते हैं, फेयर कंपनसेशन। फेयर कंपनसेशन यानी उन्हें जो पैसों से बोला गया है वो पैसे उन्हें मिलने चाहिए, टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होनी चाहिए और उनके साथ सब कुछ फेयरली होना चाहिए, ठीक है। ओके, स्किल डेवलपमेंट, देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन टू इंश्योर दैट वर्कर्स डेवलप देयर स्किल नेसेसरी टू रिमेन कम्पिटिटिव। ओह मैं थक गई। ओके, और ये क्या कहता है कि स्किल डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनके लीडर की कि वो ट्रेनिंग देते रहे, लोगों की स्किल डेवलप करते रहें। वर्क प्लेस राइट्स, लॉ रेगुलेशन फॉर वर्कर्स राइट रिलेटिंग टू फेयर ट्रीटमेंट प्रिवेंटिंग। अच्छा, अब वर्क प्लेस राइट क्या है कि आपको वहाँ पे जो हमारे वर्कर हैं उन्हें हैरेस ना किया जाए, परेशान ना किया जाए, मारपीट ना की जाए, और मतलब उनका भी सुरक्षा हो। या थैंक यू नहीं, अभी आगे और पढ़ना है, एक सेकेंड रुको, एक पेज बचा है। अब है यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे है हमारे कुछ क्वेश्चंस जैसा कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, मुझे इनको छोटे करके यहाँ पे लिख दिया गया है, तो एक बार फटाफट से इन्हें भी पढ़ लेते हैं और इनके आंसर मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे अलग है, अभी हमने चार एक सेकेंड, ओके यहाँ पे आ जाते हैं। अभी हमने चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, CELL, है ना, कैपिटल, ऑन्टरशिप, लेबर, लैंड। ये सब कैसे अलग अलग हैं ये हम बता देंगे बस, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल, अभी ये मैंने बताया, बहुत बड़ा सा बता दिया कि ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल में हमें मतलब लाइक दिमाग चाहिए होता है, लाइक स्किल चाहिए होता है, स्किल्ड पर्सन, और फिजिकल में बेसिक नॉलेज के साथ। इसी को थोड़ा अच्छे से लिख देना है। देन हाउ इज़ टेक्नोलॉजी चेंजिंग स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी स्किल डेवलपमेंट को कैसे बदल रही है। पूरा एक पेज है टेक्नोलॉजी के ऊपर ऊपर अभी, ठीक है, दिखा देते हैं एक बार फिर से। टेक्नोलॉजिया कहाँ पे गया, टेक्नोलॉजिया, ये रहा, ये रहा, देखो, टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज एंड स्किल्स कैसे बढ़ा रहा है। इसमें चलो इतना नहीं भी लिखा है, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो ना कि टेक्नोलॉजी कैसे, अगर भाई चेंजिंग स्किल डेवलपमेंट की, अगर जो टेक्नोलॉजी है, अगर बच्चा अगर कोई पढ़ ही रहा है, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, पढ़ा, स्किल्ड हुआ, देन अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो स्किल डेवलपमेंट को चेंज कर देगा। कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा कि टेक्नोलॉजी का यूज़ हम अलग अलग जगह में कर लेंगे। जैसे कि एक हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर वाला, एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, तो उसमें ड्रोन का यूज़ हम कर लेते हैं पानी छिड़कने के लिए, तो उससे हमें एक स्किल डेवलपमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। इफ़ यू कुड लर्न वन स्किल टुडे व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद से अपना लिखेंगे। इज़ ऑन्टरशिप द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने पहले ही सबसे पहले या दूसरे पेज में ही मैंने ये बताया था कि यस, ऑन्टरशिप इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। स्टीयर क्या वो है, गाड़ी में क्या होता है, मैं वर्ड भी भूल गई। ओके, ठीक है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता है ऑन्टरशिप के लिए, क्योंकि अगर आप एक विजन नहीं देख रहे हो, अगर आपके मन में आइडिया ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या ही करोगे। तो येस ऑफ कोर्स। कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर, ऑफ कोर्स नॉट। हम फ्यूचर की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत 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 फ्यूचर की बात नहीं बता सकते हम, लेकिन हम अभी कह सकते हैं कि नहीं भैया नहीं, टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकते अदर फैक्टर्स को। जैसे कि लेबर, भाई लेबर को तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। रोबोट्स आ जाएंगे, लेकिन भाई रोबोट पे गलती से भी अगर एसिड वो लेके जा रहे हैं, वो रोबोट के ऊपर गिरा, तो रोबोट तो बर्बाद हो जाएगा, लेबर नहीं होगा हमारा बर्बाद, है ना, ठीक है। और हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल, ये तो भाई बहुत अच्छी से पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए तो तुम्हें, कि हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग अफेक्ट ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन होगी तभी स्किल होगी, स्किल होगी तभी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होगी तभी तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा। तो अगर अच्छी एजुकेशन ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो घंटा ही कुछ होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज video. Thanks for watching. Keep supporting. Bye bye.